अस्सलाम वालेकुम। पिछले लेक्चर्स में हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट मेथड्स थे उनको डिस्कस किया था और बेसिकली क्लोरोअल्की प्रोसेस जो था उसको हमने एक्सटेंसिवली पढ़ा था। क्लोरोअल्की प्रोसेस में हमने 3 सेल डिज़ाइन पढ़े थे और फर्स्ट सेल डिज़ाइन जो था वो हमारे पास मर्करी सेल था। सेकेंड सेल जो था वो हमारे पास जो है वो डायफ्राम सेल था, एस्बेस्टोस डायफ्राम हम उसमें यूज़ करते थे। थर्ड सेल के अंदर हम आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन को यूज करते थे। मैं उनकी ग्लिम्स आपको दे देता हूँ तीनों सेल डिजाइन्स की, ताकि आप उसको एक नज़र देख लें। ये पहला सेल जो था ये मर्करी सेल था। मैंने इनकी स्लाइड्स आपके साथ शेयर की थी और इसमें एक तरह से सैचुरेटेड ब्राइन ऐड किया जाता था और यहाँ पर हम ग्रेफाइट या टाइटेनियम कोटेड एनोड्स को यूज़ करते थे। सोडियम क्लोराइड की जब इलेक्ट्रोलिसिस की जाती थी तो यहाँ पर सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस की प्रोडक्शन होती थी। क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ पर ऑक्सीडेशन के बाद क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाते थे। कुछ इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से लेकर, और ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ये सोडियम आयंस लेके सोडियम मेटल्स में कन्वर्ट हो जाती थी, जो कि मरकरी के साथ मिलकर सोडियम मरकरी अमलगम बनती थी। तो यहाँ से सोडियम मरकरी अमलगम जो है वो मूव करती थी डिकम्पोजर सेल के अंदर। डिकम्पोजर सेल में एक्चुअली वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की जाती थी, जिसके नतीजे में हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस प्रोड्यूस होते थे। जो हाइड्रोजन आयंस थे वो एक्चुअली यहाँ पे रिड्यूस हो जाते थे 2 इलेक्ट्रॉन देके। यही 2 इलेक्ट्रॉन थे जो कि सोडियम मरकरी अमलगम जो है वो रिलीज करती थी और इलेक्ट्रॉन को लेके ये हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाते थे, जबकि सोडियम आयंस हाइड्रोक्सिल आयंस के साथ मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते थे। तो यहाँ जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो था ये उसका आउटलेट था। तो ये इनलेट था, ये वाला इनलेट जो था कर्सर से जो मैं आपको दिखा रहा हूँ सोडियम मरकरी अमलगम का, और यहाँ से जो मरकरी प्रोड्यूस होती थी वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर आ जाती थी। तो ये बेसिकली ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है और इसका एक पार्ट जो है ये डिकम्पोजर सेल है। यहाँ से हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही थी डिकम्पोजर में और इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्लोरीन गैस प्रोड्यूस हो रही थी। तो ये 2 जो थे हमारे पास इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट्स थे। सैचुरेटेड ब्राइन यहाँ से इन होता था और यहाँ से डिप्लीटेड या स्पेंट ब्राइन जो था वो आउट होता था। तो ये ओवरऑल डिजाइन जो है वो आपको बता रहा है, और यहाँ से सोडियम मरकरी अमलगम की जो है वो इनलेट है और यहाँ से मरकरी जो है वो आउट होता है, यहाँ से मरकरी इन होता है। और ये फ्लोइंग मरकरी जो है वो यहाँ पे ऑफ कोर्स इंडिकेट किया जा रहा है, ये एज ए कैथोड के तौर पे काम कर रहा है। सो मरकरी सेल का इंपॉर्टेंट एडवांटेज ये था कि ये यहाँ पे ज्यादा प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो मिलता है एज कम्पेयर टू एस्बेस्टोस सेल और एज कम्पेयर टू जो हमारे पास आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन सेल है उसके मुकाबले में। तो यहाँ पर आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो भी इम्प्रूव है एज कम्पेयर टू बाकी 2 सेल्स के, और उसकी प्योरिटी भी है, और इसीलिए मरकरी को हम यहाँ से मरकरी को हम इसमें प्रेफर करते हैं क्लोरल की प्रोसेस में मरकरी सेल डिजाइन को, बिकॉज इट गिव्स मोर कंसंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड विद बेटर प्योरिटी एज कम्पेयर टू डायफ्राम सेल्स। डायफ्राम सेल्स में हमारे पास एस्बेस्टोस के डायफ्राम्स यूज करते हैं और ये एक्चुअली सोडियम आयंस को तो अलाउ करता है पास ऑन होने के लिए, लेकिन क्लोराइड आयंस को यहाँ पे पास ऑन नहीं करता जाने के लिए। और यहाँ पे सोडियम आयन जब पास करते हैं तो जब इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो उसके नतीजे में सोडियम आयन और हाइड्रोक्सिल आयन जो है ये प्रोड्यूस होते हैं, जो कि सोडियम आयन को मूव कर सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज आयंस हैं हाइड्रोक्सिल आयन और क्लोराइड आयन जो यहाँ पे प्रोड्यूस यहाँ से मूव नहीं कर सकते। तो सोडियम आयन इधर मूव करते हैं, वाटर भी मूव कर सकता है इधर से, और सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड मिलकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिसको हम यहाँ से अलग करते हैं। ऑफ कोर्स साथ में अनरिएक्टेड ब्राइन भी है, वो भी साथ आता है, जिसको हम प्योरीफायर से गुजार के अलग करते हैं। जबकि हमारे पास यहाँ पे जो एनोडिक कंपार्टमेंट है यहाँ पर क्लोराइड आयन प्रोड्यूस होते हैं और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस होती है ऑक्सीडेशन प्रोसेस के तहत, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है इस कैथोडिक कंपार्टमेंट में। बेसिकली यहाँ पर रिडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है, और इस प्रोसेस के अंदर जो हमारे पास इनिशियल सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है वो तकरीबन 12% के करीब उसकी स्ट्रेंथ होती है। एस्बेस्टोस की जगह पर हम आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यूज कर सकते हैं। मैंने ये स्लाइड्स ऑलरेडी शेयर की हुई और आप लोगों के पास मौजूद भी होंगी, और इस आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का पर्पस होता है कि ज़्यादा सिलेक्टिवली क्लोराइड्स को रुके यहाँ पे जाने से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ डायफ्राम सेल्स में और आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन जहाँ पे हम यूज़ करते हैं सेल में मेम्ब्रेन सेल के अंदर, वो ये है कि सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड से क्लोरीन गैस को अलग रखना, क्योंकि क्लोरीन गैस जो है अगर इसके साथ कंबाइन करेगी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये दोबारा फिर चांस है कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हो जाए।
इसलिए क्लोरीन गैस को अलग रखना होता है, इसको प्रिवेंट करना होता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्सअप ना हो। और अगर आप यहाँ पे भी देखें तो सोडियम आयंस मूव कर सकते हैं इस मेम्ब्रेन के थ्रू हो सकते हैं, लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज है हाइड्रोक्सिल आयंस वो भी यहाँ से मूव नहीं कर सकेंगे इस एनोडिक कंपार्टमेंट के अंदर, और क्लोराइड आयन जो है वो ये भी इधर से मूव करके कैथोडिक कंपार्टमेंट में नहीं जा सकेंगे। सो एनोडिक कंपार्टमेंट में ऑक्सीडेशन का प्रोसेस चलेगा, कैथोडिक में रिडक्शन का प्रोसेस होगा। ऑक्सीडेशन में क्लोराइड आयन जो है वो ऑक्सीडाइज होकर क्लोरीन गैस बनाएंगे, जबकि रिडक्शन प्रोसेस में अंदर जो हाइड्रोजन आयन है वो रिड्यूस होकर हाइड्रोजन गैस बनाएंगे और ये अलग होंगे एज ए बाई प्रोडक्ट के तौर पर। ये फ्रेश ब्राइन इनलेट है और हम उसके बाद जनाब कंसंट्रेटेड ब्राइन को ऐड करते हैं। ये डिप्लेटेड ब्राइन यहाँ से वापस आता है और ये सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यहाँ से यूजली 30% स्ट्रेंथ का हम यहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं। फिर वाटर की सप्लाई ऐड करते हैं ताकि जो है उस स्ट्रेंथ को जो मेकअप कर सकें। तो ये बेसिकली 3 सेल डिजाइन थे जो हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़े, और जिन लोगों ने वो लेक्चर मिस किया था उनके लिए अपॉर्चुनिटी है कि वो भी इसमें अब जो हमारे पास नेक्स्ट प्रोडक्शन है, नेक्स्ट जो प्रोसेस है सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन का, वो फ्रॉम लाइम यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और सोडा ऐश इनके जरिए। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको बताता चलूं कि 1930 से पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन मेनली इसी प्रोसेस से की जाती थी, और जैसे जैसे क्लोरीन की डिमांड में इजाफा होता चला गया, अगर आप ये इक्वेशन देखें तो इसमें क्लोरीन नहीं है इस प्रोसेस के अंदर, क्लोरल की प्रोसेस है उसमें क्लोरीन प्रोड्यूस हो रही थी। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन हुई थ्रू क्लोरोअल्किल प्रोसेस, जिसमें सोडियम क्लोराइड और वाटर जो है ये मौजूद होता है, और इनकी इलेक्ट्रोलिसिस से क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस मिलती है और सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के साथ साथ क्लोरीन गैस की डिमांड में इजाफा होता चला गया, वैसे वैसे क्लोरोअल्किल प्रोसेस जो है वो इम्प्रूव होता चला गया और इसी को इंडस्ट्रियली जो है वो ज्यादा वायबल कंसिडर किया जाने लगा। तो ये हुआ कि 1940s के अंदर जो है वो हाफ प्रोडक्शन जो थी वो इस प्रोसेस से होती थी नियरली लाइम सोडा प्रोसेस से, और हाफ प्रोडक्शन जो थी वो नियरली हमारे पास क्लोरोअल्किल प्रोसेस से हो रही होती थी। And by the time of 1960s, 65 और around 1970s, 98% प्रोडक्शन है, 98% प्रोडक्शन जो है वो क्लोरल की प्रोसेस से हो रही है सोडियम हाइड्रोक्साइड की। ठीक है, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी जी, दरमियान में कॉल थी। तो बेसिकली 1970s के बाद जो है वो मेनली सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन जो है वो क्लोरो अल्किल प्रोसेस से ही की जाती है, लेकिन क्लासिकली जो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस करते थे पहले वो लाइम और सोडा ऐश के रिएक्शन के साथ था। तो हमने इस प्रोसेस को भी शामिल कर लिया और इसको भी हम ब्रीफली डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसा काम करता है। यहाँ पे ये इसकी फ्लोशीट डायग्राम है, अगर आप इक्वेशन देखें तो सोडियम कार्बोनेट, सोडा ऐश और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रिएक्शन जिसके नतीजे में सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस। आप लोग जानते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर में सॉल्युबल है, जबकि कैल्शियम कार्बोनेट वाटर में सॉल्युबल नहीं है। लिहाजा जो कैल्शियम कार्बोनेट के यहाँ पे प्रेसिपिटेट्स बनते हैं उनको हम यहाँ पे अलग कर लेते हैं, और जो सोल्यूशन होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का इसको हम ग्रेजुअली थिक करते चले जाते हैं और इसकी थिकनेस इंक्रीज करते हैं ताकि हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो स्ट्रेंथ है या जो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो इंक्रीज कर सके। तो सबसे पहली चीज जो है सोडियम कार्बोनेट जो है वो हम यहाँ से तकरीबन 20% स्ट्रेंथ जो है वो इसकी यूज करते हैं। 20% स्ट्रेंथ जो हम प्लास्टिसाइजर्स के अंदर जो है वो प्लास्टिसाइजर के अंदर ऐड करते हैं, और इसके साथ हमारे पास जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट अगर वो ब्रेक डाउन हो तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट होता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर के साथ जो रिएक्शन है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करता है। सो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होता है बेसिकली कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन के ब्रेकडाउन से, और अगर आप इसको वाटर के साथ रिएक्शन करें तो फिर आपके पास जो है ये स्लेक लाइन बन जाता है। स्लेक लाइन क्लासिफायर जो है यहाँ पर आपके पास मौजूद है, स्लेकर जो है, और उसको यहाँ पर रिएक्ट करना। यूजुअली जो टेम्परेचर प्लास्टिसाइजर का रखा जाता है वो 85 डिग्री सेंटीग्रेड रखा जाता है, और सोडियम कार्बोनेट की जो स्ट्रेंथ है वो तकरीबन 20% की करीब रखी जाती है, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है उसके साथ रिएक्ट करता है। तकरीबन हमारे पास जो है वो 1 आवर का रिएक्शन टाइम है जो हम यहाँ पर मेंटेन करते हैं।
तो इस कास्टिसाइजर में सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर आप 1 टन प्रोडक्शन के एतबार से देखना चाहते हैं तो सोडियम कार्बोनेट जो है तकरीबन हमारे पास जो है वो 3000 पाउंड चाहिए, और जो लाइम कैल्शियम ऑक्साइड मैंने आपको पहले बताया ये तकरीबन 165 पाउंड चाहिए, और वाटर जो है 2200 गैलन के करीब रिक्वायर है 1 टन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन के लिए, ठीक है जी। और अगर आप उसका 11% सोल्यूशन, तो कास्टिसाइजर के अंदर हमारे पास यहाँ पर रिएक्शन होता है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इसकी इनिशियल स्ट्रेंथ जो है तकरीबन 10 से 12% होती है, और ये फर्स्ट जो थिकनर है या जो हमारे पास वीक लिक्विड है यहाँ पर ये मौजूद होता है। इसके अंदर कुछ अनरिएक्टेड कैल्शियम सोडियम कार्बोनेट भी आ जाता है, और उसकी स्ट्रेंथ तकरीबन 1 से 2% होती है, 2% तक जो है वो इसकी स्ट्रेंथ होती है या कंसंट्रेशन होती है सोडियम कार्बोनेट की जो यहाँ पर मौजूद होता है। और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें यहाँ से मिलता है, मैंने आपको बताया तकरीबन 12% के करीब या 11% के करीब इसकी स्ट्रेंथ है जो हमें मिल रहा है। इस सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम आगे मल्टी इफेक्ट वेपोरेटर्स के अंदर ट्रांसफर करते हैं और इसको फर्दर थिक किया जाता है, और इस थिकनेस प्रोसेस के अंदर बेसिकली जो इसकी कंसंट्रेशन या स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वैसे वैसे जो सोडियम कार्बोनेट है इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती चली जाती है। आप यूं समझ लें कि जब इस थिकनर को हम 50% सोडियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रेंथ इसकी जो है वो मेंटेन कर लेते हैं या अचीव कर लेते हैं, तो इस वक्त सोडियम कार्बोनेट जो है वो लेस देन 1%, आप बल्कि आप यूं कह लें 0.1% जो है वो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे मौजूद होता है। तो ऐसा वाटर का सोल्यूशन जिसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा सॉल्युबल है, ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मौजूद है या उसकी ज्यादा स्ट्रेंथ मौजूद है, उसमें सोडियम कार्बोनेट उतना ही कम सॉल्युबल होगा। तो अगर इसकी स्ट्रेंथ 11% है तो फिर तकरीबन 1 से 2% सोडियम कार्बोनेट मौजूद हो सकता है, और अगर इसकी स्ट्रेंथ बढ़कर उसी सोल्यूशन में हम इसको कॉन्सेंट्रेट कर लें, हम इसको थिक कर लें इस थिकनर के अंदर, तो हमारे पास इसकी स्ट्रेंथ अगर 50% बढ़ जाए तो फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट जो है वो तकरीबन 0.1% रह जाता है, यानी कि उतनी ही कम इम्प्योरिटी जो है वो इसके साथ एसोसिएटेड यहाँ पर होती है। तो इनिशियली इसको इवेपोरेट किया जाता है, कुछ हमारे पास यहाँ पर जो कैल्शियम कार्बोनेट जो बनता है इनसॉल्युबल, उसको हम फिल्टर करके अलग करते हैं, फर्दर थिकनर के अंदर उसको ऐड कर देते हैं इस थिकनर सेक्शन में, और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते चले जाते हैं। देयर आर टू चॉइसेस, पहली चॉइस तो ये कि हम फ्यूजन पॉट के अंदर ले जाएं और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो हम सॉलिड यहाँ से हासिल कर लें। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सोडियम हाइड्रोक्साइड 50% स्ट्रेंथ का भी जो है बहुत सारी इंडस्ट्रीज को रिक्वायर्ड होता है और उसको इसी तरह यूज कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर जो हमने सेलुलोज की एक्सट्रैक्शन करनी हो और पेपर इंडस्ट्री के अंदर या हमने सोडियम सोप की मैन्युफैक्चरिंग करनी हो तो हम इसका सोल्यूशन भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें बिल्कुल प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड चाहिए जिसके अंदर वाटर मौजूद ना हो, एनहाइड्रस ग्रेड का चाहिए, तो फिर इसको हम फ्यूजन पॉट से गुजारते हैं और फिर यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं, फ्लेक्स के अंदर भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, या इधर कंसंट्रेट करके हमारे पास 73% फर्दर इसमें से वाटर जो है वो हम रिमूव कर लेते हैं। फ्यूजन पॉट हमारे पास एक चॉइस है जिसके तहत हम सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ से अलग कर सकते हैं सॉलिड फॉर्म। दूसरी चॉइस हमारे पास जो है वो पार्शियल प्रेशर मेथड है जिसके अंदर हम इसी कॉन्सेंट्रेटर के अंदर केरोसिन ऑयल को या कोई भी और हाइड्रोकार्बन जो है वो सॉल्वेंट को ऐड कर देते हैं और फिर एक्चुअली यहाँ से इसको रिमूव करते हैं। तो जिस वाटर को हमने रिमूव करना हो, वाटर को हमने रिमूव करना हो और अगर उसके अंदर हम केरोसिन ऐड कर दें या हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट कोई भी ऐड कर दें इस सॉल्यूशन के अंदर, तो फिर रिलेटिवली लेस हीट रिक्वायर होगी, लेस टेम्परेचर रिक्वायर होगा वाटर को मुकम्मल रिमूव करने के लिए, और उसके नतीजे में भी हम एनहाइड्रस सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस कर सकेंगे सॉलिड फॉर्म के अंदर इन फॉर्म्स ऑफ फ्लेक्स या पैलेट्स की सूरत में इस्तेमाल कर सकेंगे। लैब के अंदर जो आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया होगा डिफरेंट प्रैक्टिकल्स में, तो वो मेनली आपके पास जो है फ्लेक्स की फॉर्म के अंदर होगा, और इससे भी जो और ग्रेड है, जो नेक्स्ट प्योर ग्रेड है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो पैलेट्स की सूरत में स्मॉल पैलेट्स जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड की सूरत में भी इसको अलग कर सकते हैं। जो बिल्कुल प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड है बहुत सारी ड्रग्स की तैयारी में भी इस्तेमाल होता है, इसके बहुत सारे इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस भी हैं, लेकिन चंद एक प्रोहिबिटेड ड्रग्स की सिंथेसिस में भी बिल्कुल प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल हो रहा होता है।
सो बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है इसको सोल्यूशन फॉर्म के अंदर ही कलेक्ट कर लेती हैं, लेकिन जहाँ पे हमें ड्रग्स की तैयारी चाहिए और खासतौर पर अगर जब हम पे प्रोहिबिटेड ड्रग्स जाते हैं तो फिर इसकी जो है वो इस तरह की जो ट्रांसपोर्टेशन है वो समटाइम्स बैन हो जाती है और हमें उसको इंश्योर करना पड़ता है कि इसका कोई जो है मिसयूज नहीं होगा। अच्छा, ये जो वीक लिक्वर है इसमें से जो स्लज है, ये स्लज हमें इंडिकेट कर रही है कि यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट की प्रोडक्शन हो रही है। कैल्शियम कार्बोनेट को हम यहाँ पे फिल्टर करके अलग कर रहे हैं। तो फर्स्ट थिकनर या फर्स्ट वीक लिक्वर से इसको हम थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करते हैं और सेकेंड थिकनर के अंदर लेकर जाते हैं। ये 11% स्ट्रेंथ थी, एक चॉइस आपको मैंने बता दी। इस सेकेंड लिक्वर के अंदर हमारे पास जो है फर्दर हम कैल्शियम कार्बोनेट को अलग करते हैं इस फिल्टर के जरिए, और ये कैल्शियम कार्बोनेट जो है हम यहाँ से लाइम किलन के अंदर ले जाते हैं। बेसिकली लाइम किलन जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट को ब्रेक करने के लिए, इसको डिकम्पोज करने के लिए। तो यहाँ से जो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और उसके साथ साथ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कार्बन डाइऑक्साइड होगी वो यहाँ से वॉल्व होगी। तो कैल्शियम ऑक्साइड को हम यहाँ पे वाटर ऐड करके स्लेक लाइम जो है उसकी स्ट्रेंथ मेकअप कर लेंगे और उसको हम आगे कास्टर में लेके जाएंगे। सो इनिशियली ये लाइम किलन यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन ये लाइम किलन की हमें जरूरत यूं महसूस हो रही है कि जो फिल्टर यहाँ से बन रहा है, जो हमारे पास फिल्टर केक आ रहा है, इसको हम एक्चुअली फिल्टर केक का नाम देंगे और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन होगा इसको हम फिल्ट्रेट का नाम यहाँ पर देंगे। सो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इस बेसिकली इज कमिंग आउट फ्रॉम दिस फिल्टर केक और उस फिल्टर केक को हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं लाइम किलन के अंदर। ठीक है जी। सो जो यहाँ से बाकी का हमारे पास फिल्ट्रेट बच जाता है, ये जो हमारे पास फिल्ट्रेट बच जाता है इसको हम दोबारा फिर से सेकंड थिकनर या कॉन्सेंट्रेटर के अंदर ले जाते हैं और यहाँ फिर से हम वाटर को रिमूव करके सोडियम हाइड्रोक्साइड को मजीद कॉन्सेंट्रेट कर रहे होते हैं। ठीक है जी। और ये ग्रिट या जो पार्टिकल्स हैं इसको हम यहाँ से अलग कर लेते हैं, यानी कि वो ग्रिट हैं या वो पार्टिकल्स हैं सॉलिड कैल्शियम कार्बोनेट के जो किसी सूरत यहाँ पर मुकम्मल डिकम्पोज होने से रह गए हों और वो उसी तरह स्लैक लाइम के साथ यहाँ पर आ रहे हैं। सो ओवरऑल अगर हम इस डायग्राम को देखें तो सोडियम कार्बोनेट की स्ट्रेंथ जो हमारे पास 20% के करीब है, वो यहाँ पर एड ऑन हो रही कास्टिसाइजर में। इसके साथ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एड ऑन हो रहा है, 85 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है। नॉर्मली दिस रिक्वायर्ड 1 आवर रिएक्शन टाइम और यहाँ से सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट प्रोड्यूस हो रहे हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की इनिशियल स्ट्रेंथ 11% है, जिसको हम एवेपोरेटर से गुजार कर या फर्दर थिकनर से गुजार कर इसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव कर सकते हैं। ऐसा चूज करना चाहें तो 11% है और ये 11% या 12% स्ट्रेंथ बिल्कुल कंपेरेबल है उसी तरह जैसे हम डायफ्राम सेल के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है जी। तो ये हमारे पास यहाँ पर एवेपोरेटर है, मल्टीफैक्ट एवेपोरेटर्स हैं। यहाँ से एक्सेसिव वाटर को रिमूव करते हैं। 50% स्ट्रेंथ सोडियम हाइड्रोक्साइड इज सुटेबल फॉर यूजिंग इन डिफरेंट इंडस्ट्रीज और जैसे जैसे हम इसकी स्ट्रेंथ इंक्रीज करते हैं तो जो अनरिएक्टेड सोडियम कार्बोनेट है वो यहाँ से अलग किया जा सकता है। और फिर फाइनली 50% से अगर हम 73% स्ट्रेंथ लेके जाते हैं तो ये थर्ड कॉन्सेंट्रेटर है या थर्ड थिकनर है। और अगर हम सॉलिड फॉर्म में सोडियम हाइड्रोक्साइड को कलेक्ट करना चाहते हैं तो फ्यूजन प्रोसेस है या फ्यूजन पॉट के अंदर इसको हम लेके जाते हैं या हम यहाँ पे इसको पार्शियल प्रेशर मेथड के साथ सॉलिडिफाई कर सकते हैं। बस उसके अंदर हमें वाटर के साथ वहाँ पे हमें कैरोसिन ऐड करना पड़ता है और वाटर को वहाँ से ज़्यादा इजिली रिमूव कर सकते हैं, डिस्टिल करके अलग कर सकते हैं। तो ये जो फर्स्ट लिक्विड है ये फर्दर ग्रेजुअली इसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हैं, स्लज को यहाँ से रिमूव करते हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट है। इसके अलावा सेकंड थिकनर जो है इसमें से हम कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर रिमूव करके और इसको हम लाइम किलन के अंदर पहुंचा देते हैं और ये एक्चुअली मेकअप के लिए इस्तेमाल हो सकता है। जब इसको हम ब्रेक करते हैं तो लाइम का मेकअप करें और क्लासीफायर तक ले आए और यहाँ से जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसको अलग कर लें। इवन जो वीक लिक्विड भी है जो हमने यहाँ से कलेक्ट किया हुआ उसको भी हम यहाँ से ले जा सकते हैं। सो ये प्रोसेस जो है 1930s तक इस्टेब्लिश था, लेकिन जैसे ही क्लोरीन की इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा शुरू हुआ तो फिर हमने क्लोरो अल्कली प्रोसेस जो है उसको फॉलो करना शुरू किया और टिल 1970 आफ्टर 1970s जो 98% प्रोडक्शन है सोडियम हाइड्रोक्साइड की वो मेनली क्लोरो अल्कली प्रोसेस से ही की जाती है। ठीक है जी। सो आप दोनों प्रोसेसेस को अगर आप कंपेयर करना चाहें तो वो प्रोसेस इसलिए ज्यादा वायबल है कि वहां पे क्लोरीन, और मैं आपको इक्वेशन से भी थोड़ा सा आइडिया दे दूं। क्लोरीन जो है
इसकी इंडस्ट्रियल डिमांड में इजाफा है क्योंकि बहुत सारे केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल होता है। जैसे जैसे हमने पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स बनाए, क्लोरीन की हमारी रिक्वायरमेंट जो है ये डिमांड बढ़ती गई, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन गैस यहाँ पे फ्यूल गैस के तौर पे इस्तेमाल हो सकती है। तो ये डोमिनेंट प्रोसेस है जिसके तहत हम यहाँ पे यूज कर रहे हो। हाँ, अगर आप क्लोरोअल्किल प्रोसेस में तीनों प्रोसेस को कंपेयर करना चाहें तो फिर मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया कि हम प्रेफर करते हैं मर्करी सेल को बिकॉज इट गिव्स प्योरर सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव्स मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम सॉलिडिफाई करके यूज कर सकते हैं। तो इन प्रोसेसेस को आप कंपेयर कर सकते हैं। मैंने सेल डिजाइन ऑलरेडी आपको बता दी है। लेट्स हैव सम टाइम ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के। सोडियम हाइड्रोक्साइड के मेन यूजेस कौन से? सबसे पहले तो आपको बताता चल जाए, जो हमारे पास सोप्स और डिटर्जेंट इंडस्ट्री है ये सोडियम हाइड्रोक्साइड के बगैर नामुकम्मल है। ठीक है, तो हमें सोप की मैन्युफैक्चरिंग के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो रिक्वायर है। अगले सेमेस्टर में आप लोग सोप्स और डिटर्जेंट्स पढ़ेंगे मेरे साथ, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है इसका रिएक्शन जब हम फैटी एसिड्स के साथ करवाते हैं तो सोप्स की प्रोडक्शन होती है। तो जितने भी सोप्स हैं, डिटर्जेंट्स हैं, क्लेंजिंग एजेंट्स हैं, बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड उनका एक इम्पॉर्टेंट जो है वो कंपोनेंट है जहाँ पे इसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे इंडस्ट्रियल केमिकल्स की तैयारी में इस्तेमाल किया जा रहा होता है इसको, बहुत सारी जगहों पे इसको हम यूज करते हैं। मैंने बताया कि बहुत सारी ड्रग्स की प्रिपरेशन के लिए हमें प्योर सोडियम हाइड्रोक्साइड की जरूरत होती है और वहां पे इसको हम यूज कर सकते हैं। बहुत सारे रायन फाइबर्स और सेलुलोज की एक्सट्रैक्शन जो कि हम पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में करते हैं, इसके लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड हमें रिक्वायर है। एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन के लिए बॉक्साइट और में से हमें सोडियम हाइड्रोक्साइड रिक्वायर्ड है और हम इसी को यूज करते हैं। और सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन जो है वो प्रेफर किया जाता है। पहले हम सोडियम कार्बोनेट को यूज करते थे, लेकिन हमने उसको टोटली रिप्लेस कर दिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज कर रहे होते हैं, जहाँ पे हम एल्यूमिनियम की एक्सट्रैक्शन बॉक्साइट और से कर रहे होते हैं। पेट्रोलियम इंडस्ट्री के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और इससे रिलेटेड जो दूसरी गैसेस हैं इनको मुकम्मल तौर पे अलग करने के लिए और रिफाइनिंग के लिए, क्रूड पेट्रोलियम की रिफाइनिंग के लिए हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो इम्प्रूव क्वालिटी के अगर हासिल करना चाहते हैं तो हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर हम इसको यूज करते हैं, फूड इंडस्ट्री के अंदर इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ठीक है जी, बहुत सारी जगहों के ऊपर क्लिनजिंग एजेंट के तौर पर इसको हम यूज कर रहे होते हैं, और बहुत सारे दूसरे केमिकल है जिनकी तैयारी के लिए हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं। बट ये एक बेसिक या बुनियादी इंडस्ट्रियल केमिकल है जो कि फाइबर्स की, पेपर एंड पल्प की और मेटल्स की एक्सट्रैक्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और सोप्स एंड डिटर्जेंट एक इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री है जो इसको यूज कर रही होती है। सो यू कैन लुक फॉर मैनी अदर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपको मालूम हो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के यूजेस कौन कौन से हैं। सो इस लेक्चर के अंदर मैं चीज़ों को अब थोड़ा सा समअप कर रहा हूँ। हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें क्लोरोअल्किल प्रोसेस, किस प्रोसेस को, मर्करी सेल डिजाइन को डिटेल से ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है जी, ये आपके पास स्लाइड जिसकी मौजूद भी है, मैंने शेयर कर दी थी और मैं फर्दर शेयर कर भी दूंगा दोबारा फिर से व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। और फिर डायफ्राम सेल जो है इसका डिजाइन को हमने देखा है। इसके अलावा आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन्स जो हैं इनको हम यूज कर रहे हैं। ठीक है जी, इन फॉर्म ऑफ इन प्लेस ऑफ डायफ्राम और एस्बेस्टोस डायफ्राम। और दूसरी चॉइस हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है प्रोसेस की, जो कि वायबल नहीं है ज़्यादा क्योंकि इसमें हम सोडियम कार्बोनेट को यूज़ कर रहे हैं। एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आपको बताऊं कि सोडियम कार्बोनेट जो है हम अगले लेक्चर में इसकी प्रोडक्शन पढ़ना शुरू करेंगे। तो इट्स नॉट अ स्मार्ट चॉइस कि हम सोडियम कार्बोनेट को, जो कि हम एक अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस से बना रहे हैं, उसको हम यहाँ पे रॉ मटेरियल के तौर पे यूज कर रहे हैं, उसको ब्रेक करके हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए। उसके मुकाबले में सोडियम क्लोराइड से सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रोडक्शन ज्यादा वायबल भी है और इकोनॉमिकल भी है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो है हम मेनली जो पाकिस्तान में सिंथेसाइज करते हैं और बहुत सारे दूसरे कंट्रीज में वो अमोनिया सॉल्वेंट प्रोसेस को फॉलो करके बनाते हैं। ठीक है जी, तो इट्स नॉट वायबल और नॉट सूटेबल कि आप सोडियम कार्बोनेट को पहले किसी प्रोसेस से सिंथेसाइज करें और फिर आप उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएं। सोडियम क्लोराइड को तो हमें कहीं से सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता है, इसको इतनी प्रोडक्शन तो नहीं लेनी पड़ती, ये तो नेचुरली हमारे पास अवेलेबल है, इसलिए इसको हम यूज कर लेते हैं।
और सोडियम कार्बोनेट जो है ये भी नेचुरली अवेलेबल है, लेकिन ये पाकिस्तान में ही अवेलेबल नहीं, बल्कि ये मेनली जो है वो अमेरिका की एक स्टेट है वायोमिंग, वहां पर इसके जो है वो डिपॉजिट्स मौजूद हैं और वो इसको यूज करते हैं। वो अब अमोनिया सॉल्वर प्रोसेस फॉलो नहीं करते। बट एज ए होल अगर हम कंपेयर करें तो एक बेसिक केमिकल को सिंथेसाइज करके उससे फिर एक बेसिक केमिकल सिंथेसाइज करना, इट इज नॉट ए स्मार्ट चॉइस। रादर ये कि अगर हम ऑलरेडी अवेलेबल सोडियम क्लोराइड का सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लें, जो कि हमारे पास अवेलेबल होता है, हमें इसको सिंथेसाइज नहीं करना पड़ता, उससे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाए और उससे क्लोरीन गैस भी बने और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बन रही हो, तो ये हमारे लिए एक ज्यादा फायदेमंद और वायबल प्रोसेस है। तो आप दोनों प्रोसेसेस को कंपेयर कर सकते हैं। ये बुक ऑलरेडी आप लोगों के पास है। ये कुछ थोड़े से इसका इकोनॉमिकल बैकग्राउंड यहाँ पे लिखा हुआ है और ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, मॉलिक्यूलर वेट कितना है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, ग्रेड्स कौन कौन से हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की हमने प्रोडक्शन पढ़ ली, थोड़ी सी एप्लीकेशंस की भी मैंने बताई, लेकिन हमें ये भी मालूम हो कि हमने इसको ट्रांसफर कैसे करना है, इसकी ट्रांसपोर्टेशन कैसे करनी है, और ये डेंजरस है, लिहाजा इसका बड़ी एहतियात करनी पड़ेगी कि हम इसको किस कंटेनर्स के अंदर लेकर जाएं, हम इसको स्टोर हमने कैसे करना है, स्टोरेज भी इसका एक बड़ा इशू है। तो ये एक टिपिकल रेगुलेशंस भी बता रहे हैं कि जनाब सॉलिड जो होगा उसको हम किन ड्रम्स या बैरल्स के अंदर स्टोर कर सकेंगे। इकोनॉमिकल एस्पेक्ट्स में बता रहा है कि जी 1930s तक ऑफ कोर्स सोडा ऐश से बनाया जाता था और फिर 1935 के अंदर जो है वो 44% जो है वो प्रोडक्शन जो है वो कास्टिक प्रोडक्शन से होना शुरू होगी, केमिकल प्रोसेस यानी कि क्लोरल प्रोसेस है, और 1965 तक तकरीबन 98% जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरल की प्रोसेस से बनाया जाने लगा। तो ये एक जनरल ओवरव्यू आपको देगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की जो प्रोडक्शन है वो हम किस प्रोसेस से करते हैं, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, और ये इसको भी एम्फसाइज करेगा कि क्लोरीन जो है वो एज ए मेजर बाय प्रोडक्ट के तौर पर मिलती है, जिसको हम बहुत सारी दूसरी इंडस्ट्रीज में यूज कर रहे हैं। So far, this is all about सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोडक्शन। हमने ऑलरेडी जब ऑन कैंपस क्लासेस थी तो इसको हमने डिस्कस किया था, लेकिन मैंने फिर भी थोड़ा सा इसको ब्रीफली टच कर लिया ताकि आप लोगों को एक रिमाइंड हो जाए कि हमने ये चीज़ें पढ़ी थी, एक रिकॉल हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह जो है वो सोडियम कार्बोनेट जो है वो उसकी प्रोडक्शन को स्टार्ट करेंगे और उसके जो दो मेन प्रोसेसेस हैं बेसिकली तो एक ही प्रोसेस है, दूसरा तो एक्चुअली वो प्योरिफिकेशन का है, जो अमोनिया सॉल्वर प्रोसेस है उसको डिटेल से हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। आप लोगों के कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्वेरीज हैं, कोई कंसर्न्स हैं, तो आई वुड बी हैप्पी टू आंसर। आप अपने क्वेश्चन या कंसर्न या क्वेरी जो है वो ड्रॉप कर दीजिएगा ऑडियो की सूरत में, आप लिख दीजिएगा तो मैं उसको पहली फुर्सत में आंसर करूंगा। इस लेक्चर का मैं लिंक जो है वो यूट्यूब पे शेयर कर दूंगा ताकि आप लोग इसको जो है वो डिटेल से देख सकें। So your question, your comment should be welcome, and thank you so much for your attention.